Good morning to all of you students. मैं आज Why do we need a parliament इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो सब टॉपिक है उसकी चर्चा करूंगा। छात्रों, इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैं पहले बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश की है और पूछने पर कई बच्चों ने बीच बीच में जो मैंने पूछने पर कुछ बच्चों ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और कुछ बच्चे ऐसा लगा कि शायद वह सिंसियर नहीं है। बच्चों, मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि जब मैं पढ़ाता रहता हूं या कोई भी टीचर जो पढ़ाते हैं, वह क्लासरूम टीचिंग हो चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, तुमको टीचर की बात पर ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात क्या होती है कि मैं कुछ पढ़ाता हूं तुम उस समय समझ जाते हो, लेकिन मेरी यह कोशिश होती है कि तुम्हारी किताब से 80% मैटर बताऊं और 20% जो तुम्हारे जीवन में काम आता है, 10th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, विभिन्न तरह के और दूसरी जगह तुम्हारे जीवन में काम आएगा, उसको मैं भी 20% बता देता हूं। लेकिन यह ध्यान रखना कि 80% बातें जो तुम्हारी किताब में दी गई है उसको मैं पढ़ाना चाहता रहता हूँ, बताना चाहता रहता हूँ, उसमें कोई छोड़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं जो फील करता हूँ, कई पेरेंट्स का फोन आ जाता है कि सर बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे। अरे भाई, तुम आगे जा करके बहुत सारी बात की जानकारी हासिल कर लोगे तो किताब कम भी पढ़ोगे तो तुम्हारा काम चलेगा। लेकिन अभी के जो एनसीईआरटी की बुक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है तुम लोगों के लिए। यही गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है और यही रामायण है, इसको कहीं यही गुरबानी है, इसको तुमको निश्चित रूप से पढ़ना है, यह जान करके कि हमको नॉलेज होगा। रामायण क्यों पढ़ते हैं? हमें धार्मिक ज्ञान होगा, हमें फल मिलेगा। इसी प्रकार ये किताब एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने से तुम्हें बहुत सारी बातों की जानकारी मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब सवाल यह उठता है कि दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता, वह यह है कि जब मैं अगला कोई चैप्टर पढ़ा देता हूं तो उसका टेस्ट लेना, पहले भी टेस्ट लेता रहा और आज भी तो पीछे का चैप्टर का टेस्ट लेना फर्ज बनता है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा कैसे क्वेश्चन दिया हूं। पहले मैं अब अपने सब टॉपिक पर आ जाता हूं जो आज पढ़ाना है। जो मेन टॉपिक था वह था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमको संसद या हम लोगों को संसद क्यों चाहिए। अब उसका लास्ट जो सब टॉपिक है वह है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग हैं, कौन लोग रहते हैं, कौन लोग चुन करके जाते हैं, इसके संबंध में आज हम जानेंगे। छात्रों, 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और 1952 से 1952 में पहला चुनाव हुआ था। छात्रों, अब देखो कि उस समय लोकसभा में कि दबे कुचले शोषित पीड़ित देहात जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस बैकग्राउंड, ग्रामीण बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड के लोग कितने पार्लियामेंट में पहुंचते थे, वोटिंग कितने परसेंटेज लोग करते थे और आज का पैटर्न क्या है, इन सब बातों की कुछ बातें
जो 80% बातें मैंने कहा कि यहाँ से बताऊंगा, और 20% बातें जो तुमको समझने की चीज है उसको बाहर से भी बताना पड़ता है, बाहर से बताना ही है। तो मैं तुमको यह कहता हूँ, सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में लाना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में लोग का मतलब जो जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है, वे लोग अपना मतदान करते हैं, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम मताधिकार। तो इस मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार के अंतर्गत लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं। कैसे चुन करके भेजते हैं उसके लिए अलग से डिटेल में भी बताएंगे, मैं अति संक्षिप्त में इसको बता रहा हूं। क्या होता है, पूरे भारतवर्ष को 543 सेगमेंट में या भाग में बांट दिया गया है जहां चुनाव होता है। यानी भारत का जो लोकसभा की चर्चा पीछे के क्लास में मैंने की थी, उसकी कैपेसिटी 545 की है, जिसमें 543 पर इलेक्शन होता है और एंग्लो इंडियन और पर्शियन चुन करके नहीं आते हैं तो 2 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो 545, लेकिन 543 पर चुनाव होता है। तो 543 पर जो चुनाव होता है तो जितने भाग में 543 सेगमेंट में, खंडों में, भाग में जो पूरे भारतवर्ष को जनसंख्या के आधार पर बांट दिया गया है उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। और चूंकि जो सदस्य हम लोग डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं, गुप्त मतदान के द्वारा, वह कहलाता है लोकसभा के लिए चुनते हैं। तो वह जो क्षेत्र कहलाएगा वह कहलाएगा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। तो उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में जो कॉमन पीपल है, वह जिसका नाम मतदाता सूची में है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, कौन चुनाव लड़ सकता है उतना में नहीं जाना है, लेकिन आपको यह समझ लीजिए कि उसमें क्या करते हैं लोग, जितने भी जिसकी भी इच्छा हो वह चुनाव मैदान में, वह भारत में जो चुनाव आयोग है जिसकी चर्चा भी हुई है एक बार, तो चुनाव आयोग समय निकालता है और उसके अनुसार वह नॉमिनेशन करवाता है। तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया है, दिवालिया नहीं हो, फलाना नहीं, वो सब अलग चीज है, लेकिन उसकी आयु भी दी हुई रहती है, वह अलग क्राइटेरिया, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। अब कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए, सपोज 15, बीकानेर एक लोकसभा का क्षेत्र है, तो इस लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए 10 व्यक्ति चुनाव मैदान में आ गया विभिन्न पार्टियों से, 5 जो है 5 पार्टी का उम्मीदवार है और 5 किसी भी दल का उम्मीदवार नहीं है, जिसको हम बोलते हैं निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, वह भी चुनाव, 10 कैंडिडेट है। अब 10 कैंडिडेट को एक बैलेट पेपर होता है, आजकल तो बैलेट पेपर का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन वोटिंग मशीन में भी बैलेट पेपर होता है। एक तरफ उस कैंडिडेट का नाम होता है और दूसरी तरफ उसका सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह। तो उस चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके, है ना, और हम उसको मतदान करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट आता है, हम यहाँ आधा नहीं कर रहे हैं, सरकार बनाते समय हम कहेंगे आधा, 50% + 1, यहाँ हम कह रहे हैं कि जिसको सबसे अधिक वोट आएगा वह व्यक्ति विजयी उम्मीदवार घोषित होगा, विनिंग कैंडिडेट होगा। और चुनाव आयोग से नियुक्त जो सबसे बड़े अधिकारी जिला में होते हैं, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, जनरली जिला कलेक्टर हुआ करते हैं, वह उनको एक सर्टिफिकेट देता है कि आप पार्लियामेंट के सदस्य हो गए, लोकसभा के लिए आप चुने गए हैं, आपका यह सर्टिफिकेट हो गया। और वह व्यक्ति कहाँ चला जाता है, वह व्यक्ति उस सर्टिफिकेट को लेकर के वह दिल्ली चला जाता है और वह पार्लियामेंट का, और उसका एक शपथ ग्रहण होता है, सब एक जगह एकत्रित होते हैं, जितने 543 कैंडिडेट सभी कंस्टिट्यूएंसी से, सभी चुनाव क्षेत्र से, अपने अपने जिला के
रिटर्निंग ऑफिसर से पत्र लेकर के, विजयी उम्मीदवार का पत्र लेकर के वह दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें से जो सीनियर आदमी होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है वहां, और वह प्रोटेम स्पीकर जो है सभी को शपथ दिला देता है। जब तक शपथ नहीं दिलाता है तब तक क्या पार्लियामेंट का सदस्य, जब शपथ उसको मिल जाता है, शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति हो जाती है, वह पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। तो यह तो उसके चुनाव की प्रक्रिया है, हम कैसे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कौन लोग होते हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में भारत के ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे वह एससी हो, चाहे वह एसटी हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह जनरल हो, सभी सेक्शंस के लोग, सभी कैटेगरी के लोग पार्लियामेंट के लिए पहुंचते हैं। अब यह जो पार्लियामेंट है, अब देखो हुआ क्या, जो पार्लियामेंट है, ऐसा देखा गया है कि जब नया नया देश स्वतंत्र हुआ था, तो इस नए स्वतंत्र जब हुआ तो तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा 51, 52, उस समय जो चुनाव हुआ उसमें 61.16% लोग वोटिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद फिर 5 साल पर चुनाव होता है, तो 5 साल के बाद तो यह नहीं दिया होगा 57 हो जाए, लेकिन सीधी बात दिया 97, 67 का, फिर 71 का, 77 का, इस तरह से दिया 2014 में कि कितने कितने परसेंट लोग जो है, वयस्क लोग जो है, जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है, वह अपने मतदान में हिस्सा लिया। छात्रों, जब देश स्वतंत्र हुआ नया नया, तो यह स्वाभाविक बात है, शिक्षा का भी अभाव था आजादी के बाद, और शिक्षा किसी भी चीज के जड़ में है। वोटिंग के महत्व को वह उतना नहीं समझता था, और जो बिल्कुल रिमोट एरिया के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वह मतदान में किसी न किसी रूप में तो हिस्सा ले लेते थे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं हो पाता था। दूसरा जो सेक्शन है वह है मेल और फीमेल की बात करें। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय मात्र जो चुनाव हुआ तो मात्र 4% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में था। छात्रों, अभी भी बढ़ते बढ़ते अभी भी 9.9% के आसपास अभी भी पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। अब क्यों नहीं है, क्यों इतने दिन में इतनी ही गति से बढ़ा, जब भारत की आधी आबादी महिलाओं की है? यह सब विचारने की बात है। इसके लिए भी सरकार प्रबंध कर रही है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी पार्लियामेंट है वहां, और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए बिल अभी भी लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा के लिए, या अभी भी लोकसभा में यह बिल पेंडिंग है, अभी भी पास नहीं हो पाया। यदि हो जाता तो कम से कम 33% महिलाएं निश्चित रूप से पार्लियामेंट में दिखाई पड़ती। आज जो यदि 9% है तो समझ लो कि 60 के नीचे अभी भी पार्लियामेंट में महिलाएं हैं, और यदि 33% होता तो जोड़ लो उसको, 200 MP लोकसभा के लिए महिलाएं उसमें दिखाई पड़ती। और तब जो महिलाओं के हक में जो कानून बनता वह कुछ और बनता। आज जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं तो यह सारी बेईमानी है, क्योंकि उनका जो हक है, कोई भी व्यक्ति का क्या हक है, जब तक वो अपने हक को नहीं पहचानेगा, उसके लिए
जोरदार आवाज, बुलंद आवाज नहीं होगी, तब तक पार्लियामेंट के शीत गृह में बैठे हुए लोग उनको उचित रिप्रेजेंटेशन या उचित हक की बात नहीं कर सकते। तो इस दिशा में भी आजकल काम हो रहा है, तो वहां भी उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हो रही है। अभी जो हम बात करेंगे, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, और शिक्षा के विकास के साथ बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए, समाज सुधार करने वाले लोग, उन लोगों ने वैसे लोगों को आगे लाने का काम किया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो अंबेडकर साहब ने अब पार्लियामेंट जो है उसमें कहा कि भाई अब रिजर्वेशन की बात, तो पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की बात है। मैं तुमको बताता हूँ। अब कहोगे पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात, बहुत सारे बच्चे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं क्लास में कि सर पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की बात आप कर देते हैं या है, ऐसा क्यों है? देखो, जिस आदमी को जो दर्द रहेगा उसको मालूम है, उसके संबंध में, उस दर्द के संबंध में मेरा कहना यह है, अभी हम बीकानेर की धरती पर रह रहे हैं, इस पवित्र धरती पर। यहाँ चिलचिलाती धूप है, स्कोर्चिंग। तो यह जो चिलचिलाती यहाँ धूप होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, तो यहाँ गर्मी के समय में लोगों को यहाँ क्या कष्ट है, जो यहाँ लोग रहते हैं उसी को मालूम है। और जो लोग यहाँ रहते ही नहीं है, देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, वह तो यूं ही अपने बात कह डालते हैं, लेकिन रियल में ग्राउंड पर उसको मालूम है कि यहाँ किस तरह की गर्मी पड़ती है, और यही समस्याओं को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जितनी बारीकी से यहाँ के लोग सॉर्ट आउट करने में इंटरेस्ट लेंगे, उतना दूसरी जगह के लोग नहीं ले सकते हैं। तो समाज के, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो जिन सेक्शंस के लोगों का यदि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होगा, उसकी संख्या बहुत अधिक है, तो फिर क्या होगा? उनका जो कष्ट है, उनको दूसरा आदमी जो उस कष्ट को नहीं भुगत रहा है, उसको उतना बढ़िया से वह नहीं समझ सकता है। वह वही समझता है जो उस सेक्शन का है, उस सेक्शन में कौन सा कष्ट, किस तरह की उनको यातनाएं सहनी पड़ती है, और उन यातनाओं को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति कर सकता है जो उस सेक्शन का है। तो वैसे लोगों के लिए भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, जो कि तुम्हारी किताब में दी गई है कि भाई जो यहाँ दबे कुचले लोग हैं, जिसको हम एससी कहते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट में सीट रिजर्व किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि उसके लिए 79 सीट एससी के लिए, यानी 553 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस 543, तो 543 में एससी के लिए कितना, 79 सीट को रिजर्व कर दिया गया। ऐसे सीट पर केवल और केवल एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी एससी बहुत गरीब ही हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी तुलना में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह काफी संपन्न है, उसके पास कैसे पैसा है, उनके पास सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है, तो वह चुनाव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि वैसी जगह में 79, पूरे भारतवर्ष में 79 सीट को रिजर्व किया गया, और इस सीट पर केवल एससी, है ना, यानी अनुसूचित जाति के लोग ही उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। विभिन्न पार्टी के होंगे, लेकिन विभिन्न पार्टी वाला उसी अनुसूचित जाति के लोगों को ही वह टिकट दे सकते हैं, दूसरे को टिकट नहीं दे सकते। यानी अपना सिंबल, वह उन्हीं टिकट का मतलब अपना सिंबल, वह कोई भी पार्टी उसी जाति के लोगों को, जाति का मतलब एससी में भी बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन एससी कैंडिडेट को ही अपना सिंबल दे सकता है। ऐसी व्यवस्था है, संविधान में कर दी गई।
इसके बाद आता है एसटी। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, आदिवासी जाति कहते हैं। और उसका कंसेप्ट है जंगलों में रहते हैं, केवल जंगल में ही नहीं रहते, वह हर जगह रह रहा है, कहीं अधिक है और कहीं कम है। तो ये जो एसटी कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया कि 41 सीट उसके लिए रिजर्व रहेगा, और उस सीट पर उस केवल और केवल एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेंगे, दूसरा नहीं लड़ सकता। तो यह हो गया। और बाकी जो 523 जो सीट है, 423 सीट जो है, वह जनरल सीट कहलाता है। उस सीट पर एससी एसटी छोड़ करके ओबीसी का आदमी हो, चाहे ओबीसी में किसी कौम का आदमी हो, जनरल जो ऊंची जाति के लोग हैं वह हो, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है, और चुनाव जीत करके वह लोकसभा में जा सकता है। तो छात्रों, जो हम कहें कि कौन जाता है, तो अब ध्यान में रखना, समाज के सभी तबके के लोग, सभी सेक्शंस के लोग, सभी समुदाय के लोग वहां चुन करके जाते हैं, चाहे वह एससी हो, चाहे वह एसटी हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह जनरल हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, सभी समुदाय के लोग वहां चुनाव जीत करके जाते हैं और पार्लियामेंट के सदस्य बनते हैं। अब सवाल उठता है, तो वह हमारा जो चुनाव जीत करके जाते हैं बेटा, वह हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव। 5 साल के लिए हम अपना अधिकार उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं कि आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुए। जैसे बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमारा लोकसभा के लिए जो सदस्य हैं, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, योग्य व्यक्ति हैं, आईएएस रहे हैं और केंद्र सरकार में अभी राज्य मंत्री भी हैं। तो अब हम 5 साल के लिए अपना अधिकार उनके हाथ में दे दिए हैं, और हमारी अपनी, हम लोगों की कोई भी समस्या है तो वह लोकसभा में उठाते हैं, और कोई भी समस्या को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी जिम्मेवारी है और नैतिक दायित्व भी है। यह हर लोकसभा के सदस्य है, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव 5 साल के लिए जिनको चुन करके हम भेजते हैं यहाँ से, वह कहलाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव हमारा, तो वह संसद के, एक तो लोकसभा की बात अब समझ में बात आ गई। पूरे भारतवर्ष को 543 डिवीजन में बांट दिया गया है जनसंख्या के आधार पर, और वह क्षेत्र जो है कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी क्योंकि लोकसभा की यहाँ बात हो रही है, जहाँ जनता प्रत्यक्ष मतदान करके, गुप्त मतदान के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग करता है जनता उसको, और अपना 5 साल के लिए अपनी शक्ति उसमें इन्वेस्ट कर देता है, और वह दिल्ली शपथ ग्रहण के बाद हमारा लोकसभा का सदस्य हुआ, पार्लियामेंट का सदस्य बन जाता है। यह तो हमारा हुआ पार्लियामेंट का एक हिस्सा, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। दूसरा जो है, जिसको हम लोअर हाउस, यह ध्यान रखना बेटा, जिसको हम डायरेक्ट सुनते हैं, उसकी बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन उसको हम लोअर हाउस कहते हैं। वह उसका एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा जो है वह है राज्यसभा का। राज्यसभा का क्या है? राज्यसभा का के सदस्य राज्यों की जनसंख्या के अनुसार पूरे भारतवर्ष में राज्यों की किस राज्य से कितने लोकसभा के सदस्य चुन करके आएंगे, उसका क्या है, वह जनसंख्या के आधार पर है। एक बात और है, कुछ बात तो हम और उसको क्लियर करते चलते हैं।
लोकसभा 5 साल के बाद निश्चित रूप से भंग कर दिया जाता है। 5 साल पर चुनाव होगा, फिर वह लोकसभा भंग, नई लोकसभा की शुरुआत होती है। जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल 6 इयर्स के लिए होता है, वह कभी नहीं भंग होता। 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य का चुनाव उसमें होता रहता है। फिर 1/3 आ गया, फिर उस पर चुनाव हो जाएगा। लेकिन वह जो है हाउस, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, उसको लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देते हैं। और कैसे? वाजपेयी जी थे तो एक बात कहते थे कि भारत को चाहिए एक अच्छा अभिनेता, भारत को चाहिए क्या, कलाकार, भारत को चाहिए अच्छा वैज्ञानिक। और जो इस तरह के लोग होते हैं, है ना, साहित्यकार, सब बात कहते थे, वैसे लोगों को हम पार्लियामेंट में ले आता है राष्ट्रपति। और ले आने के बाद बहुत अच्छा खिलाड़ी, तुमने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर को भी चुन करके माने नॉमिनेट करके एक बार चले गए थे। बहुत सारे कलाकार हैं जिनको विभिन्न क्षेत्र में, जो बड़े हुए लोग हैं, विद्वान भी है साहित्य के क्षेत्र में भी, तो उनको भी, शंकर दयाल सिंह कवि थे, उनको भी पार्लियामेंट में जगह मिली। तो बहुत सारे लोगों को उस अपर हाउस में जगह मिलती है। और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तुमने देखो कि 6 इयर्स का उसका कार्यकाल होता है। अब 6 इयर्स में चुनाव होता है 1/3 का, फिर चुन करके जाते हैं, वह कभी भंग नहीं होता। और उसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव सभी राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर जो है, एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, वह वोट करते हैं, और लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं। वो दोनों वोट करने के बाद एमपी लोग वोट करते हैं और एमएलए उस वोट करके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और चुनाव करने के बाद 6 इयर्स के लिए कार्यकाल होता है। फिर 6 इयर्स के बाद 1/3 जिसका चुनाव हुआ था वह फिर रिटायर करेंगे, फिर उसका चुनाव यह चलता रहता है। और लोकसभा में कौन लोग होते हैं? लोकसभा में होते हैं राष्ट्रपति। क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब ही है ना, क्या क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कहोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर इसीलिए है कि बिना उसके सिग्नेचर का कोई भी बिल पास ही नहीं हो सकता। दोनों सदन पास कर दिया, लेकिन उसका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कानून कैसे बनेगा? इसलिए उनका सिग्नेचर का होना उस पर जरूरी होता है, इसलिए वह पार्लियामेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट में उनको भी शामिल कर दिया। तो ये दिमाग में रहेगा जब ये पार्लियामेंट की बात आएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्ट साइड में लोकसभा और राइट साइड में राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के भारत के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। और सरकार पर नियंत्रण बताया था मैंने पिछले क्लास में कि बिल पास कराना है, कंट्रोल करना है, कैसे उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का, इसकी चर्चा मैंने की। तो अब एक बात तुम ध्यान से रखो कि पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? रिमोट एरिया से। तो रिमोट एरिया से हम क्या देखते हैं, आजादी के समय में जितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में था, आज बहुत अधिक बढ़ गया है। दूसरी नंबर पर हम दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले 4% था, अब 9-10% के आसपास, 9% के आसपास चला गया है। भले ही वह कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो जरूर है। अब ज्यों-ज्यों जो महिलाओं में भी शिक्षा का विकास तेजी से हो रहा है, जब तुम लोगों का जमाना आएगा, हम लोगों की तरह होगे, तो देख लोगे कि पार्लियामेंट में 200 के आसपास महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। निश्चित रूप से अब महिलाएं, आज तक महिलाएं जो अपना हक प्राप्त की है, वह फेमिनिस्ट मूवमेंट के बदौलत, महिला आंदोलन के बदौलत, और महिलाएं अब जग चुकी हैं, आंदोलन कर रही हैं। तो अभी मान लीजिए बहुत दिन से पार्लियामेंट में बिल रुका हुआ है, रिजर्वेशन बिल, लेकिन एक दिन जब समय आएगा तो तुम जोड़ लो कि 33 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 फिर तो इतना
अपना बढ़ जाएगा, है ना। और फिर 43 का 1/3 कितना हो जाएगा देख लो, उन्होंने 200 और 200 के बीच में एमपी वहां पहुंच जाएंगे, केवल महिलाएं दिखाई पड़ेगी। तब क्या होगा, महिलाएं की बात अधिक होगी। आज जो पार्लियामेंट में जो डिफरेंट समुदाय के लोगों का, कम्युनिटी के लोगों का और विभिन्न कास्ट बेस पर जो वहां एमपी चुन करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस कास्ट की समस्याओं को, जैसे एससी है तो एससी किसकी समस्याओं से फेस कर रहा है, पार्लियामेंट में उठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात पर ध्यान उनको देना पड़ता है। नहीं भी देना चाहे तो उनको देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। और उनकी बात पर अपने देश में तो खास करके बहुत बढ़िया से ध्यान दिया जाता है। जिन देशों में नहीं ध्यान जाता है वहां क्लैश बराबर होता है, लड़ाई होती है। आप जब 10th में आओगे ना तो हम पढ़ाएंगे पावर शेयर, या जो सत्ता है ना, सरकार है, उस सरकार में हिस्सेदारी आवश्यक है। यही तो हिस्सेदारी है। उसी में से एससी में से भी मंत्री होते हैं, एसटी में से भी मंत्री होते हैं, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, मुस्लिम का है कि नहीं है, सभी धर्मावलंबी वहां है कि नहीं है। इससे क्या होता है, सभी सेक्शन में यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वह बात पार्लियामेंट में लोग रखते हैं। और जो सरकार के मुखिया होते हैं, जैसे अभी सरकार के मुखिया कौन है, नरेंद्र मोदी साहब है, तो वह क्लियर कहते हैं 125 करोड़ देशवासी सबके हम प्रधानमंत्री हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं। वह इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और हम जो इसको वोट दिए बीकानेर में, वो आदमी मान लीजिए नहीं जीता, तो क्या अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे नहीं रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे यानी इस क्षेत्र का रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री पूरे देश का रिप्रेजेंट करते हैं, और देश के जो विभिन्न तबके के लोग, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यदि उनका ध्यान किसी कारणवश या उन समस्याओं के बारे में वह नहीं जानते हैं तो उसीलिए तो रिप्रेजेंटेटिव है, वह उनकी ध्यान को क्या करते हैं, वहां आकर्षित कर देते हैं। वह पार्लियामेंट के सदस्य क्या करते हैं, उनके ध्यान को आकर्षित कर देते हैं। छात्रों, अब मैं इस अध्याय को जो अंतिम यह हमारा था उनको मैं समाप्त करता हूं, और एक बात कहता हूं, पीछे का चैप्टर जो तुम्हारा था सेकुलरिज्म, पीछे का जो तुम्हारा चैप्टर था, है ना, वो चैप्टर का नाम था, जो तुमको पढ़ाए हैं वह है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में मैं समझता हूं जो प्रश्न हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा क्लासरूम है उसके माध्यम से हम आज टेस्ट भी लेंगे। इसके बाद क्योंकि अब तुम्हारा बहुत समय हो गया, जो समय बाकी रहेगा उसमें हम टेस्ट का क्वेश्चन दे देंगे, और हर बच्चे को टेस्ट में अपीयर होना है। क्योंकि तुम कितना समझा और नहीं समझा, वह जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वह पता नहीं हमको लग पाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता लग पाएगा कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इसके बाद तुम लोग अब टेस्ट दो। अब मैं टेस्ट का क्वेश्चन तुमको दे देता हूँ, क्लासरूम जो है उस पर जाओगे और फिर क्या नाम है, टेस्ट दो। इन्हीं शब्दों के साथ अभी मैं समाप्त करता हूँ, टेस्ट का प्रोसीजर शुरू करता हूँ।